मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमने देखा स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासन पर बैठा था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्लेव डायनेस्टी टाइमलाइन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में उनका एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 के बीच में क्या किया था, शासन किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा था आराम शाह। आराम शाह ने 1210 से 1211 के बीच में क्या किया, शासन किया था। ओनली 8 मंथ्स जिसने क्या किया था भाई, शासन किया था। अब देखिए आगे जो एरा जो होता है, या आगे का जो टाइमलाइन होती है, वो होती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को थर्ड शासक माना जाता है स्लेव डायनेस्टी के अंदर। इसने जो है वो 1211 से लेकर के 1217 तक क्या किया था, शासन किया था। 1236 तक क्या किया था, शासन किया था, है ना। 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया था। अब इसके बीच में देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो 1215 के अंदर इल्तुतमिश ने त्राइन का तृतीय युद्ध किया था। हमने 2 युद्ध पढ़ रखे हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन ये युद्ध है त्राइन का तृतीय युद्ध, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। जो कि दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी का जो स्लेव था यलदोज, उसके और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें यलदोज जो है उसकी हार हो जाती है, और उसके कुछ दिनों के बाद में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब इल्तुतमिश इसमें क्या होता है, विनर होता है। फिर 1217 में मुल्तान के अंदर युद्ध होता है, जो कि कुबाचा वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य होता है। इसमें भी दोस्तों इल्तुतमिश जो होता है वो विनर होता है, और कुबाचा इसमें भी हार जाता है। यलदोज और कुबाचा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह क्या थे, स्लेव थे। किसके, मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। अब इसके बीच में इसने शासन किया, और भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण इसके बस टाइमलाइन के बारे में हम बातें कर रहे हैं। फिर है 1236 से 1290 के बीच में बहुत सारे शासक आते हैं, है ना। तो अब जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके बाद में क्या होता है, 1214 और 1215 के मध्य जो है वो यलदोज ने लाहौर को जीता था। पहले तो सबसे पहले ये दिल्ली की तरफ बढ़ता आ रहा था, है ना। तो ये युद्ध जो था इसका कारण यही था। और दूसरा हम देखते हैं कि इसके मध्य 1236 के बाद में इसका बेटा, किसका, इल्तुतमिश का बेटा जो है वो गद्दी पर बैठता है। थोड़े दिन के लिए, बहुत कम समय के लिए बैठता है ना। लेकिन एक नाम हमने काफ़ी बार सुना भी होगा, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, या भारत की प्रथम शासिका भी कह सकते हैं, रजिया सुल्तान। उसके बाद में रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठती है, जो भारत की पहली मुस्लिम शासिका मानी जाती है। तो दोस्तों एक चीज़ और है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसने लाहौर जो थी उसको कैपिटल बनाया था, लेकिन जो इल्तुतमिश ने है उसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है कि जब यलदोज जो थे उसने लाहौर को जीत लिया था, है ना, वो जीतता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। अब लाहौर को तो उसने जीत लिया, अब वो कैपिटल नहीं रही स्लेव डायनेस्टी की। तब इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। यही कारण है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करने का, या फिर दिल्ली कैपिटल बनाने का। 1290 तक शासन किया, अलग अलग शासक आए। अब 1526 जो है इसमें इस तक, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, खिलजी वंश आता है ना, ये सारे वंश आते हैं। इनके बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों। तो 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो 1 साल तक आराम शाह करता है, शासन करता है। उसके बाद में 1211 में इल्तुतमिश जो है उसको शासक बना दिया जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं, है ना। 1236 तक ये क्या करता है, शासन करता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, कैपिटल जो है वो लाहौर से दिल्ली ये करता है, शिफ्ट करता है। अब देखें इनके बारे में, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इनको रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी माना जाता है दोस्तों, है ना। इसके पीछे भी क्या है, कुछ रीजंस हैं, वो आगे हम बताएंगे। अब देखिए इनके रियल नेम क्या था, इनका रियल नेम था अल्तमस, है ना।
और इनको दोस्तों स्लेव ऑफ स्लेव्स भी बोला जाता है, यानी कि गुलामों का गुलाम भी इनको बोला जाता है। और ये जो थे, इनके पीछे एक कारण है कि इनको मतलब कि रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, इन्होंने जो है, दो कारण है इसके पीछे। पहला कारण है कि इन्होंने जो है बगदाद के खलीफा से निवेश पत्र प्राप्त किया था। सबसे पहले बगदाद के खलीफा से निवेश पत्र इसने स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर लिया था, जिससे उनको सुल्तान आजम या हिंदुस्तान के सम्राट की उपाधि दी गई थी। और दूसरी जो है, इसने जो है अपनी कैपिटल चेंज की थी। ये दो रीजन है, इनको जो है वो रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी के मतलब कि वो माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है इनको। अब देखिए, ये जो थे तुर्किस्तान के जो एल्बरी जो है उससे वन से संबंधित माना जाता है। हमने पीछे बात की थी कि मामलुक तथा एल्बरी दोनों का मतलब होता है गुलाम, है ना। इनके पिता जो थे वो थे इलम खां। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, बुखारा नामक स्थान पर ऐबक ने खरीदा और खुद का गुलाम बना लिया था। किसको खरीदा? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दोस्तों खरीदा था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। इसी प्रकार से ऐबक ने इल्तुतमिश की आमिर ए शिकार का पद दिया। आमिर ए शिकार का मतलब होता है दोस्तों, जो शिकार की व्यवस्था करता है ना, उस सम्राट को सम्राट के लिए जो शिकार की व्यवस्था करता है उसे आमिर ए शिकार बोला जाता है। ऐबक की पुत्री जो है कुतुब बेगम जिसका नाम था, उनसे विवाह किया। बदाऊ वह ग्वालियर का गवर्नर बने थे, है ना। ऐबक की पुत्री से विवाह किया, यानी कि उनके दामाद थे। ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं के गवर्नर थे। किसके गवर्नर? बदायूं के गवर्नर थे दोस्तों ये। ऐबक की मृत्यु के बाद में आराम शाह गद्दी पर बैठता है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। 1210 से 1211 के बीच में आराम शाह शासन करता है। आराम शाह से मुल्तान, सिंध व बंगाल ने स्वतंत्र मतलब खुद को स्वतंत्र कर लिया था। दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, इल्तुतमिश जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि ये जो थे इसको तीन जो मतलब कि महत्वपूर्ण ये मान सकते हैं, राज्य मान सकते हैं। तीन महत्वपूर्ण राज्य जो है मान सकते हैं, वो है मुल्तान, लाहौर और बंगाल। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ये इल्तुतमिश जो है इसको वापस लेना चाहता था, क्योंकि देखो ये बदायूं ने ले रखा था, यलदौज ने लाहौर जैसे शासन उन पर अपने वश में कर लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था इन तीनों को अपने अंडर करना। अब नेक्स्ट देखिए, फिर दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया और आराम शाह को हरा कर खुद गद्दी पर बैठा। अब देखिए, जब आराम शाह गद्दी पर बैठे थे तो इल्तुतमिश किस प्रकार से गद्दी पर बैठे थे, क्योंकि ये अमीर वो जो एक कौम होती थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या कर दिया था, आराम शाह के खिलाफ में विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के खिलाफ अमीर जो थे कौम थी, उन्होंने इल्तुतमिश को बुलाया कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए। उनकी मदद के साथ में इसने क्या किया, उनकी मदद की और उसको आराम शाह को हराया और इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पर बैठ गया था। अब नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों देखिए, इवेंट्स एंड वॉर, ये जो है ये महत्वपूर्ण स्लाइड है। अब इसमें देखते हैं, जैसे हमने बात की थी, जो अमीर कौम जिसके अंदर रखा जाता था, दरबारी अमीरों के विद्रोह को शांत किया था, है ना। दरबारी अमीरों के विद्रोह को शांत किया था और खुद गद्दी पर बैठा था। 1214 से 1215 एडी तक यलदौज ने लाहौर को जीता तराइन की ओर बढ़ा। जैसे कि मैंने बात की थी, लाहौर थे, मुल्तान थे, बंगाल थे, इन पर क्या था, मुख्य उद्देश्य यही था कि इनको अपने अंडर कर लेना। 1215 एडी में थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो उसमें यलदौज को हरा दिया था। हमने ये बात पहले भी कर चुके हैं, है ना। लेकिन ये स्लाइड जो है ये एक साथ देखने के लिए मतलब एक साथ इसमें पूरे जो है इवेंट्स मिल जाएंगे इसमें। 1217 एडी में कुबाचा मुल्तान को हराकर पंजाब गया और कुछ समय बाद वापस इल्तुतमिश के पुत्र से हार जाता है। कौन हार जाता है? कुबाचा जो थे, वो जो सेकंड स्लेव जो माने जाते हैं मोहम्मद गोरी के, वो किससे हार जाते हैं? इल्तुतमिश के पुत्र से हार जाते हैं। दोस्तों समय के साथ में जब इल्तुतमिश थे, उसके पुत्र ने भी क्या कर लिया, युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया था।
अब देखिए 5th पॉइंट है 1221 ईडी में चंगेज खान ने ख्वारिज्म को जीत लिया तथा वहां का सुल्तान जलालुद्दीन मगवरानी सिंध भाग आया और इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चंगेज खान जो थे उस समय क्या थे, वाकई मतलब कि महत्वपूर्ण शासक, हमने नाम काफ़ी बार सुना भी होगा इसका। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। 6 पॉइंट है 1225 से 1226 एडी में बंगाल के अलीमर्दन के पुत्र जिसका नाम था इवज खां ने समर्पण संधि खैराज देने को कहा। बाद में इवज खान ने यह संधि नहीं मानी दोस्तों। तो इल्तुतमिश के पुत्र जिसका नाम था नासिरुद्दीन खान, क्या नाम था, नासिरुद्दीन खान ने इवज खान को मार डाला था दोस्तों। ये संधि जो थी ये हुई थी, इसको नहीं मानने के कारण जो है इवज खान को मार डाला था नासिरुद्दीन ने, जो कि इल्तुतमिश के पुत्र थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इनके टाइटल्स के बारे में हम बात करते हैं। आमिर ए शिकार, जैसे कि आमिर ए शिकार का मैंने आपको बताया था कि जो शिकार की व्यवस्था करता है उसे आमिर ए शिकार बोला जाता है, जो कि ऐबक ने इनको ये उपाधि दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और स्लेव ऑफ स्लेव्स यानी कि गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, गुलाम जो थे वो कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको क्या किया था, खरीदा था, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इनको खरीदा था। तो ये गुलामों के गुलाम कहे जाने लगे थे। बगदाद के खलीफा अब्बासिद से इन्होंने 1229 एडी में निवेश पत्र प्राप्त कर हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि धारण की थी, या फिर सुल्तान ए आजम, जिसको हम कह सकते हैं महान सुल्तान, है ना। थर्ड उपाधि इन्होंने धारण की थी नासिर अमीर अल मोमिन, यानी कि वफादारों के उपनेता। इसका मतलब होता है दोस्तों वफादारों के उपनेता। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ये पूरा दोस्तों मैप है, इसमें हम देखते हैं मामलुक सल्तनत यानी कि स्लेव डायनेस्टी। जैसे कि हमने पढ़ा था मामलुक, एल्बरी, गुलाम, इन तीनों का मतलब क्या होता है, गुलाम, स्लेव। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इनका मुख्य उद्देश्य था मुल्तान, लाहौर और बंगाल को जीतना। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा मुल्तान है, लाहौर है, दिल्ली, बनारस, ये सभी जो है, ये देखिए बनारस, लाहौर, ये थट्टा, ये पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। यहाँ पर पूरा क्या कर लिया था, सिंध से आकर के इन्होंने पूरा एरिया जो है कवर करते हुए चल रहे थे। इनका मुख्य उद्देश्य यही था। बार बार लोग आए और जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो अरबी थे, तुर्क थे, वो कहाँ से आ रहे थे, वो जो नॉर्थ वेस्ट साइड है ना, ज़्यादातर वो वहीं से अटैक कर रहे थे। अब देखिए यल्दोज ने जब शासन किया था वो उस समय कहाँ पर थे भाई, यहाँ पर तराइन दिख रहा है आपको, ये तराइन नामक स्थान यहाँ पर पड़ता है ना। ये मुल्तान है अपना, जो उसने अपने अंडर कर लिया था, किसने, इल्तुतमिश ने। बाद में जो अंडर कर लिया था, पहले किसके पास में था, पहले यल्दोज के पास में था, या थोड़ा अलग उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में था। फिर ये बनारस है, ये गौर क्षेत्र है, ये थट्टा है ना। क्षेत्र वही है पूरा जो हमने पढ़ा था, दोआब क्षेत्र या फिर गुजरात, सिंध, मुल्तान वाला पूरा एरिया जो है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्तुतमिश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आर्ट एंड कल्चर के बारे में तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, तो इल्तुतमिश से पीछे रहने वाले नहीं थे। तो अब देखिए जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनको मस्जिदों को बनाने वाला प्रथम माना जाता है, क्योंकि मस्जिदों की शुरुआत उन्होंने की थी। और उन्होंने प्रथम मस्जिद जो है इंडो इस्लामिक शैली में बनवाई थी, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। वैसे ही दोस्तों इल्तुतमिश जो है उनको फादर ऑफ टूम आर्किटेक्चर बोला जाता है ना। उन्होंने प्रथम जो है टूम जो बनाने का की श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने जो है वो सुल्तानगिरी टूम बनवाई थी दोस्तों, एंड इल्तुतमिश सन्स टूम, यानी कि इल्तुतमिश जो है इन्होंने अपने बेटे की क्या बनाई थी, कब्र बनवाई थी, जिसको मकबरा भी कह सकते हैं। इसको फर्स्ट टूम ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि इसको भारत की प्रथम मकबरा बोला जाता है। कौन सा, सुल्तानगिरी टूम या फिर इल्तुतमिश टूम या फिर इल्तुतमिश के बेटा जिसका टूम हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण। तो
शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण करवाने का श्रेय भी किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इसमें दोस्तों 3 और मंजिलें जोड़ी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थी, इसकी मस्जिद में 3 और मंजिलें इल्तुतमिश ने जोड़ दी थी। एंड थर्ड पॉइंट है, इन्होंने 2 कॉलेज बनवाए थे, जिसका नाम है म्यूजिया एंड नासिरिया मदरसा। म्यूजिया या नासिरिया मदरसा इनको बोला जाता है। फोर्थ पॉइंट है, त्राइन के तृतीय युद्ध की जीत के बाद सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के उन्होंने चलाए थे, और यही कारण है कि इनको फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है ना। टका जो होता है दोस्तों, उसे कहते हैं, जो चांदी का होता है उसे टका बोलते हैं, जो कि 179.8 गेन का होता है, उसे टका बोलते हैं। दूसरा था जीतल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टका एंड जीतल। टका एंड जीतल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीतल जो होता है वो तांबे का होता था, जिसमें 1 टका जो होता है वो 48 जीतल का होता है ना। 1 टका जो है उसमें 48 जीतल का होता है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट के अंदर दोस्तों प्रथम है कि त्राइन का जब तृतीय युद्ध जो हुआ था उसके बाद में इल्तुतमिश ने बहुत सारे क्या किए थे, मतलब कि अपने शासन के अंदर सुधार किए थे। वो थे, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन सर्वप्रथम किसने बनवाया था? वो बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। दूसरा है जिसका नाम था दोस्तों, वह ये है कि 40 गुलामों को जो संगठन बनाया था जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी, इसका नाम था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, है ना, जिससे क्या हुआ था, इकोनॉमिकल जो है बूस्ट हुआ था, इकोनॉमी जो थी वो बूस्ट हुई थी, है ना। क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने क्या किए थे, हमने ऊपर देखा था, टका और जीतल नाम के 2 सिक्के चला दिए थे, है ना। और मतलब कि अपनी जो मतलब कि कैपिटल थी वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो इससे क्या हुआ, इनके काल में इकोनॉमिकल बूस्ट हुआ, है ना। बहुत अच्छी मतलब इकोनॉमिकल इनकी स्थिति हो गई थी इस टाइम पे। इसके बाद में राजकोष जो है 3 टाइम्स हो गया था, यानी कि 3 टाइम ज़्यादा हो गया था इसके टाइम पे। इल्तुतमिश के टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक से 3 टाइम ज़्यादा इकोनॉमिकल बूस्ट हुआ था दोस्तों। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, यह गुलामों का गुलाम था, इसलिए इसने सुल्तान पद, है ना, या फिर बगदादी खलीफा से इन्होंने सुल्तान के पद के जो है धारण किया था, जिसको बोलते हैं दिल्ली के मतलब कि जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान का सम्राट। दिल्ली के अमीरों का इन्होंने दमन किया था, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है ना। मुल्तान, राजपूत, उज्जैन, बंगाल व सिंध, इन क्षेत्रों को जीतना इनका मुख्य उद्देश्य भी रहा था। इसने कई विद्रोहों का भी क्या किया था, दमन किया था। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, इसमें देखिए कुछ फैक्ट्स के बारे में और जानते हैं, है ना। ये स्लाइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट अपना पॉइंट है, इक्ता प्रथा जो थी वो दोस्तों इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुरुआत इसकी की थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब जो सैनिक होते हैं युद्ध के अंदर, जो मैन सैनिक होते हैं या फिर इसके महल में जो काम करने वाले लोग होते हैं, इनको दोस्तों वेतन के स्थान पर, सैलरी के स्थान पर भूमि दी जाती थी। इसके अंदर सैनिक अधिकारी दोनों शामिल होते थे। सेकंड जो था वो इन्होंने एक मतलब कि महत्वपूर्ण चेंज लाया था, वो था इसने स्थायी सेना रख ली थी दोस्तों। इसमें क्या था, इसने पूरी मतलब अपनी फिक्स सेना कर ली थी कि इस मतलब कि बटालियन के अंदर मतलब कि इतने लोग रहेंगे, इस बटालियन के अंदर इतने लोग रहेंगे। थर्ड जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो था वो न्याय युक्त मजबूत सल्तनत शासन व्यवस्था बनाई थी दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसने 2 अलग अलग बदलाव किए थे। फर्स्ट बदलाव था उसने न्याय जो है इसकी जंजीर लटकवा दी थी अपने मतलब साम्राज्य के अंदर। जिसमें क्या होता दोस्तों, जब भी किसी को न्याय की गुहार लगानी होती थी वो न्याय की जंजीर के पास में आकर के खड़ा हो जाता था।
पहले क्या होता था, जब किसी को न्याय चाहिए होता था तो वो राजा के दरबार में बार बार चक्कर लगाता रहता था। लेकिन वो जो अधिकारी होते हैं जो उसके दरबार में बैठते हैं, वो उनकी सुनवाई राजा तक, उनकी बात जो है राजा तक नहीं रख पाते थे या फिर नहीं रखते थे जानबूझकर। लेकिन इसने क्या किया, न्याय की जंजीर लटकवा दी, जिससे जो भी व्यक्ति दुखी होगा, जिसको न्याय की जरूरत होगी, वो मतलब कि वहाँ जाएगा और वहाँ उसके पास में खड़ा हो जाएगा, ताकि राजा उस पर नज़र भी रखता था। और सेकंड जो था, यानी न्याय पाने वाले के लिए लाल वस्त्र पहनने की व्यवस्था भी कर दी दोस्तों। यानी कि जब कोई व्यक्ति को न्याय चाहिए होगा वो लाल वस्त्र पहन के आ जाएगा, ताकि वो सम्राट को ये पता चल जाए कि हाँ इस व्यक्ति को क्या है भाई, न्याय की ज़रूरत है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी कि भाई आपको मुझे न्याय चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी। फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट सुल्तान है जिसने जिंदा रहते समय ही अपना वसीयतनामा बना दिया था, है ना। पहले तो क्या होता था, जैसे कि वंशज होते थे, उसका बेटा बनेगा, वो उसका बेटा, इसने भी ये किया था, लेकिन इसने पहले ही वसीयतनामा अपना लिख दिया था। पद को वांशिक बनाया था, है ना। पद को वांशिक बनाने के कारण इसका जो पुत्र था वो पहले गद्दी पर वो बैठता है ना। गद्दी पर वो बैठने के बाद में दोस्तों क्या होता है, इसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। जब रजिया सुल्तान जो है वो क्या करती है, इसके पिता ने न्याय की जंजीर तो लटकवा दी थी, ये क्या करती है, लाल वस्त्र पहन के न्याय की जंजीर के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है। तो क्या होता है, जब उसका भाई है वो शासन कर रहा था, उसने देखा कि भाई ये न्याय के लिए यहाँ पर खड़ी है और ये व्यवस्था हमारे साम्राज्य के अंदर है, तो इसके साथ न्याय होना ही चाहिए। तो इसने क्या किया, कुछ समय के लिए इसने शासन किया, फिर जो है वो कार्यभार जो था वो पूरा रजिया सुल्तान को सौंप दिया था। यही कारण है कि 1236 से 1240 के मध्य रजिया सुल्तान जो है वो शासन करती है भारत पर, जिसको भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका भी बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसी वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।